मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बनिक यौगिकों का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, इस टॉपिक को दो पार्ट में बांटकर मैं पढ़ाऊँगा आपको। पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कार्बनिक ठोसों का शोधन और सेकेंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कार्बनिक द्रवों का शोधन। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का शोधन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के साथ मोस्टली बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको दूर करना ही उनका प्यूरिफिकेशन यानी कि शोधन कहलाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना कार्बनिक यौगिकों का शोधन कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में कार्बनिक ठोसों का शोधन एंड सेकेंड पार्ट में कार्बनिक द्रवों का शोधन। यानी कि फर्स्ट पार्ट में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड सेकेंड पार्ट में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो बच्चों, कार्बनिक ठोसों के शोधन में क्रिस्टलन यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है और कार्बनिक द्रवों के शोधन में डिस्टिलेशन आसवन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो कार्बनिक ठोसों के नेचर पर डिपेंड करती है प्रोसेस कि उसका नेचर किस तरह का है। उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज होती है। अब क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलन विधियां बच्चों मोस्टली टू टाइप की होती हैं। एक तो साधारण क्रिस्टलन और दूसरा प्रभाजी क्रिस्टलन, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इन दोनों मेथड को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके बाद कुछ ऐसे कार्बनिक ठोस होते हैं जो गर्म करने पर लिक्विड में न चेंज होकर सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। उन कार्बनिक ठोसों के शोधन में हम सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अब यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू पार्ट में डिवाइड करके आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, कार्बनिक ठोसों का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, कार्बनिक द्रवों का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स में 3 प्रोसेस यूज की जाती हैं। फर्स्ट प्रोसेस सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, साधारण क्रिस्टलन। सेकेंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलन। थर्ड सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसी तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो हैं, कार्बनिक द्रव जो हैं, उनके शोधन में डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। यहाँ पे डिस्टिलेशन मैंने 4 टाइप्स के राइट डाउन कर रखे हैं, इन्हीं का यूज किया जाता है। फर्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन। सेकेंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन, निर्वात आसवन। और फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। तो बच्चों, अब इन प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ले लेते हैं साधारण क्रिस्टलन विधि को। साधारण क्रिस्टलन ये क्या है? बच्चों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन प्रोसेस का यूज किन किन कार्बनिक ठोसों के शोधन में करते हैं, कब करते हैं इनका यूज, ये जानना आपके लिए जरूरी है। बच्चों, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज उन कार्बनिक ठोसों के शोधन में किया जाता है जिनके साथ उपस्थित अशुद्धियां या तो अम्लीय हों और या बहुत कम अम्लीय हों। यानी कि साधारण क्रिस्टलन विधि उन कार्बनिक ठोसों के शोधन में यूज की जाती है जिनके साथ उपस्थित अशुद्धियां या तो अम्लीय हों या बहुत कम अम्लीय हों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर कि प्रभाजी क्रिस्टलन विधि का यूज कब करते हैं। बच्चों, भिन्न विलेयता के अगर ऐसे कार्बनिक ठोस आपको दिए गए हैं, ऐसे कार्बनिक ठोसों का मिक्सचर आपके पास है जिनकी विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी डिफर है, भिन्न है, तो ऐसे मिश्रण से उन कार्बनिक ठोसों को सेपरेट अलग अलग करने की प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इस विधि का उपयोग भिन्न विलेयता के 2 कार्बनिक ठोसों के मिश्रण का शोधन करने में किया जाता है।
या आप ऐसे समझो कि प्रभाजी क्रिस्टलन विधि भिन्न विलेयता के दो कार्बनिक ठोसों के मिश्रण के शोधन में यूज की जाती है। अब बच्चों आते हैं सब्लिमेशन पर। तो सब्लिमेशन जैसा कि इसका नाम है ऊर्ध्वपातन। जैसे ही बच्चों ऊर्ध्वपातन वर्ड आता है आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे कार्बनिक ठोस हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं बल्कि सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। बच्चों इसको पहले की क्लासों में आपको पढ़ाया जा चुका है कि कुछ ठोस पदार्थ इस तरह के होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं। जैसे कि आपका सिंपल इसका एग्जाम्पल है कपूर। कपूर आपने देखा होगा घरों में यूज किया जाता है। उसको आप प्रैक्टिकली आप अगर अभी तक ना देख पाए हो तो उसको आप गर्म करके देखिएगा, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो वो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, यानी कि सब्लिमेट है। इसी तरह से बच्चों अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं NH4Cl, उसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है। नेप्थेलिन एक सब्सटेंस होता है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक कि आयोडीन में भी यही होता है कि आयोडीन, ठोस आयोडीन जो है उसको जब आप गर्म करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में ना चेंज होकर के सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसी तरह से बच्चों शुष्क बर्फ, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, उसको भी गर्म करने पर वो लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो ये सब्लिमेट सब्सटेंसों के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। ये ऐसे इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस का यूज किया जाता है। बच्चों इसको जो मैंने राइट डाउन किया है बोर्ड पर, इसमें जो डिवीजन बनाया है, इसे आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में नोट कर लें, पॉज करते हुए नोट करें, या जैसे अगर आपका स्क्रीनशॉट ठीक से आ जाता है तो उससे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इनकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं, नोट करें बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, साधारण क्रिस्टलन। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि इस विधि का उपयोग उन कार्बनिक ठोसों के शोधन में किया जाता है जिनके साथ उपस्थित अशुद्धियां अविलेय हों अथवा बहुत कम विलेय हों। ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये भी तब उपयोग में लाएंगे जब कार्बनिक ठोस में उपस्थित अशुद्धियां अविलेय हों या बहुत कम विलेय हों। अब इसके बाद इसका सबसे पहले देखते हैं बच्चों सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो सिद्धांत बच्चों ये है कि प्रत्येक कार्बनिक ठोस की विलेयता, प्रत्येक कार्बनिक ठोस की जो विलेयता होती है वो किसी भी विलायक में उच्च ताप पर अधिक होती है परंतु निम्न ताप पर कम होती है। प्रत्येक कार्बनिक ठोस की विलेयता किसी विलायक में उच्च ताप पर अधिक होती है और निम्न ताप पर कम होती है। प्रत्येक कार्बनिक ठोस की विलेयता किसी भी विलायक में उच्च ताप पर अधिक होती है परंतु निम्न ताप पर कम होती है। ये इसका सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, इसको समझते हैं। बच्चों जिस कार्बनिक ठोस का शोधन करना होता है उस कार्बनिक ठोस का सबसे पहले उपयुक्त विलायक में, जिसमें वो घुल जाता है, कमरे के ताप से उच्च ताप पर, जो रूम टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर पर एक संतृप्त विलयन बनाते हैं। संतृप्त विलयन मतलब आप पहले भी पढ़े होंगे, आपको रिकॉल करा रहा हूं। संतृप्त विलयन बच्चों ऐसा विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। जैसे सिंपल सा विलयन जो आपके माइंड में रहता है, शरबत चीनी को पानी में मिलाने से बनता है। तो अगर किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर चीनी आप पानी में मिलाते जाएं, घुलती जाएगी, घुलते घुलते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी। बच्चों यहाँ चीनी विलेय है और पानी विलायक है, तो ऐसी कंडीशन में चीनी का जो पानी में विलयन आप तैयार कर रहे हैं वो आपका कहलाएगा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही चीज है कि यहाँ पर कार्बनिक ठोस का संतृप्त विलयन बना लिया जाता है, उच्च ताप पर बनाया जाता है, यानी कि ये गर्म है। कैसा है, गर्म है, कमरे से उच्च ताप, इट मीन्स ये गर्म अवस्था में है। फिर इसको जांतो कोयले से रंगहीन कर लिया जाता है। जांतो कोयले मतलब एनिमल चारकोल, जंतुओं का कोयला, उससे इसको कलरलेस कर लेते हैं और गर्म अवस्था में ही गर्म जल की फनल द्वारा छान लिया जाता है।
गर्म अवस्था में, मतलब जिस अवस्था में बनाया गया था उसी अवस्था में। यहाँ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गर्म जल की फनल है। गर्म जल की फनल द्वारा छान लिया जाता है। छानने के पश्चात जो विलयन प्राप्त होता है उसको कम गहरे पात्र में रखते हैं, कम गहरे पात्र में रखते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है, जो कार्बनिक ठोस होता है, जो कार्बनिक ठोस का आपने विलयन बनाया था, उसके धीरे धीरे क्रिस्टल बनने लगते हैं। क्या बनते हैं? क्रिस्टल बनने लगते हैं। और इन क्रिस्टलों को बाद में निर्वात शोषित्र में, निर्वात शोषित्र लेबोरेटरी में एक उपकरण होता है जिसमें निर्वात होता है, और उस उपकरण में इन क्रिस्टलों को शुष्क अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, रख दिया जाता है और उसको धारा स्रोत से लगा दिया जाता है निर्वात शोषित्र को। तो वो क्या करता है, उसके अंदर का जो नमी या मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रिस्टल शुष्क अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। और यही क्या है, यही शुद्ध कार्बनिक ठोस है। ये जो क्रिस्टल है ये शुद्ध कार्बनिक ठोस है, यानी कि आपका कार्बनिक ठोस शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है वो गर्म जल की फनल है। फनल मीन्स कीप। यहाँ पर एक कीप ली जाती है, एक विशेष प्रकार की कीप होती है। जैसे मैंने ये कीप बनाई है, ये क्या है, कीप है, ये पूरा आवरण कीप है। इसके अंदर ये मैंने लगा रखा है फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर लगा रखा है। जब आप छानेंगे तो आपको फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिल्टर पेपर इस तरकीब के आकार में मोड़ करके रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो कीप है, अंदर वाली जो कीप है, इसको बाहर से एक दूसरी कीप ये कवर किए हुए है और इस कीप का ये सिरा इस तरह से बना हुआ है और इसमें वाटर भरा होता है, पानी भरा होता है और इसको स्टैंड पर इस तरह से, ये स्टैंड है, स्टैंड पर इसको फिक्स कर दिया जाता है और इस पानी भरा होता है और ये सिरा निकला होता है। जब इस सिरे को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो ये आसपास जो पानी है ये पानी गर्म हो जाता है, जिसकी सहायता से ये जो कीप है, ये कीप यानी कि फनल है, ये भी बाहरी दीवारें इसकी गर्म होने से ये गर्म होती है, तो इसको हम गर्म जल की फनल कहते हैं, क्योंकि गर्म जल के द्वारा इस फनल को गर्म किया जाता है। अब जब हम इससे विलयन को छानते हैं तो वो गर्म अवस्था में बना रहता है, जिससे आसानी से छन जाता है और छन करके ये जो एक ग्राही है, ये ग्राही रखा हुआ है, फ्लास्क है, ग्राही है, इसमें इसको कलेक्ट कर लेते हैं कार्बनिक ठोस के विलयन को, जो कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रहा है, और इसको कम गहरे पात्र में रख देते हैं। तो धीरे धीरे ये ठंडा होता है और इसके क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों को छान करके पृथक कर लेते हैं और निर्वात शोषित्र में सुखाते हैं, जिससे उसके अंदर की जो नमी या मॉइस्चर था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है और कार्बनिक ठोस के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि कार्बनिक ठोस शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए और इसका फिगर बना लीजिए, पॉज करके नोट कर लें, नोट कर। अब बच्चों देखते हैं मेथड नंबर 2, प्रभाजी क्रिस्टलन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों की जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस विधि का उपयोग भिन्न विलेयता के 2 कार्बनिक ठोसों के मिश्रण का शोधन करने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इस विधि का उपयोग भिन्न विलेयता के 2 कार्बनिक ठोसों के मिश्रण का शोधन करने में किया जाता है। अब बच्चों इसके सिद्धांत पे आते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कहता है भिन्न विलेयता के 2 कार्बनिक ठोसों के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर, कम से कम मात्रा में घोलकर। बच्चों जब विलायक की मात्रा कम से कम रहती है तो जो विलयन प्राप्त होता है वो संतृप्त होता है। कैसा होता है? संतृप्त होता है। तो मैंने लिखा है भिन्न विलेयता के 2 कार्बनिक ठोसों के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर प्राप्त सांद्र व गर्म विलयन। बच्चों गर्म विलयन, जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो हमें विलयन प्राप्त होता है। गर्म विलयन को किसी एक ताप तक धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। वह कार्बनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, वह कार्बनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलयन से पहले पृथक होता है, जिसकी मात्रा उस विशेष ताप पर
विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक होती है। इसको आप ऐसे समझो जैसा कि मैंने प्रोसेस में दो पदार्थ लिए हैं, ए और बी। ए और बी, हमारे पास दो पदार्थ हैं, यानी कि दो कार्बनिक ठोस हैं, ए और बी। इनका है ये मिश्रण, इनका एक है मिश्रण जिसमें ये दोनों मिक्स हैं, और इन दोनों को हमें अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनकी विलेयता अलग अलग है। सपोज करो कि ए की विलेयता अधिक है, किससे? बी से। अब एक लिया, कोई एक विलायक लिया जिसमें ये दोनों घुल जाते हों, उस विलायक को लिया और उसमें मैंने क्या लिखा, भिन्न विलेयता के दो कार्बनिक ठोसों के मिश्रण को गर्म विलायक की, उस विलायक को गर्म किया और उसमें इस मिश्रण को घोल दिया और विलायक की मात्रा कम से कम ली। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि एक विलायक आप ले लीजिए, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर लीजिए, जितना भी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मिश्रण घुल सकता है वो कोई एक टेम्परेचर आप मेंटेन कर लीजिए। सपोज करो टेम्परेचर मेंटेन कर लिया आपने 60 डिग्री सेल्सियस, और इस निश्चित टेम्परेचर पर आप विलेय, यानी कि यहाँ मिश्रण जो है वो विलेय का काम कर रहा है, इस विलेय को, इसमें ये क्या है, विलायक है बच्चों। विलयन क्या होता है? विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। बच्चों जो सिंपल विलयन होता है उसमें दो ही अवयव होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा होता है बच्चों उसमें विलायक। विलेय और विलायक। बच्चों विलयन में जो अवयव अल्प मात्रा में होता है उसको विलेय बोला जाता है, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक बोला जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। ये मिश्रण जो है ये विलेय का काम कर रहा है, इसको विलायक में हम घोल रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, इसको घोलते जाएंगे तो ये विलेय विलायक में घुलता जाएगा, किंतु बाद में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब ये विलेय इस विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। उसी स्टेज में ये जो विलयन प्राप्त हो रहा है इसको कहा जाता है संतृप्त विलयन। मतलब इसमें अब और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भिन्न विलेयता के कार्बनिक ठोसों का जो मिश्रण है उसका पहले गर्म विलायक में उसको घोल कर धीरे धीरे उसका एक हम संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। फिर इस संतृप्त विलयन को किसी एक ताप तक धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पे क्या होगा कि जो जिन कार्बनिक ठोसों का वो मिश्रण था जिसको आपने घोला है, उनमें उन कार्बनिक ठोसों में जिसकी विलेयता कम होगी पहले वो क्रिस्टलित अवस्था में आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा, और जिसकी विलेयता अधिक है वो बाद में क्रिस्टलित अवस्था में आएगा। सबसे पहले वो क्रिस्टलित अवस्था में आएगा जिसकी विलेयता कम होगी। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलयन से पहले पृथक होता है जिसकी मात्रा उस विशेष ताप पर विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक होती है। संतृप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक होती है। तो यही बच्चों प्रिंसिपल है इसका, इसी प्रिंसिपल पर ये प्रोसेस काम करेगी। अब मैंने इसकी प्रोसेस यानी कि मेथड में लिखा है, इस विधि को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर दो कार्बनिक ठोस ले लिए, इसको पहले देख लेते हैं। किसी मिश्रण में ए व बी दो कार्बनिक ठोस हैं, दो कार्बनिक ठोस ए और बी मान लिए। किसी विलायक में ए व बी दोनों विलेय हैं, परंतु ए बी की अपेक्षा अधिक विलेय है, यानी कि दोनों की विलेयता कैसी है, डिफर है। उसमें ए अधिक विलेय है बी की तुलना में। इस मिश्रण का गर्म व संतृप्त विलयन बनाकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। इसका पहले गर्म व संतृप्त विलयन तैयार करते हैं और उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। कम विलेय बी के क्रिस्टल पहले बनने शुरू होते हैं। जो कम विलेय होता है उसके क्रिस्टल पहले बनने शुरू होते हैं और ए के बाद में। बी के क्रिस्टलों के पहले अंश को पृथक कर लिया जाता है, मतलब उसको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें बी की मात्रा अधिक होती है और ए की मात्रा कम होती है। सीधी सी बात है, बी के क्रिस्टल हैं तो बी की मात्रा इसमें होगी अधिक और ए की मात्रा होगी कम। ठीक, इसके बाद इस अंश का फिर से क्रिस्टलन करते हैं। जो बी का अंश सेपरेट किया है इसी का फिर से प्रभाजी क्रिस्टलन किया जाता है और फिर से बी और ए के क्रिस्टलों को अलग अलग
किया जाता है। फिर से बी और ए के क्रिस्टलों को अलग अलग किया जाता है। अब जब आप अलग करोगे तो इसमें बी की मात्रा और अधिक होगी और ए की मात्रा और अधिक कम होगी। इस प्रकार से इन अंशों का कई बार प्रभाजी क्रिस्टलन करते हैं, जिससे अंत में क्या होता है, ए और बी शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। जो बचता है वो ए होता है और जो हमें मिलता है वो बी होता है। जो मेजॉरिटी में मिलता है वो बी होता है, जो लेस अमाउंट में मिलता है वो ए होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो बी और ए दोनों अलग अलग शुद्ध अवस्था में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कब यूज होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। बच्चों इसको पॉज करते हुए आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों आते हैं इसके मेथड नंबर 3 पर, जिसका नाम है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इस विधि का उपयोग उन कार्बनिक ठोसों के शोधन में किया जाता है जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। बच्चों मैंने बताया था कि इस तरह के पदार्थों को हम सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब्लिमेट कहते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, जो कि आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। ऐसे पदार्थों में कौन कौन आता है बच्चों? नेफ्थलीन आती है, नेफ्थलीन आती है बच्चों, नौसादर आता है और कपूर आता है, जो प्राय सभी घरों में होता है और पूजन सामग्री में यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ आती है, शुष्क बर्फ, जिसको कहते हैं सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। बच्चों आयोडीन आता है। ये पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शोधन इस मेथड के द्वारा किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल देख लेते हैं। द्रवों के समान ठोस पदार्थों का भी वाष्प दाब होता है। देखिए बच्चों, द्रवों का वाष्प दाब होता है, द्रवों की वाष्प होती है, इसलिए वो प्रेशर डालती है। तो इस वजह से द्रवों का वाष्प दाब होता है। द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प उत्पन्न होती है और उसकी वाष्प जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और प्रेशर डालती है। इसी तरह से इसमें मैंने बताया कि ठोस पदार्थों का भी वाष्प दाब होता है, परंतु ये कम होता है। मतलब ठोस पदार्थ को भी गर्म करने पर उसकी वाष्प उत्पन्न होती है जो दाब डालती है, लेकिन वो द्रवों की अपेक्षा कम दाब डालती है। ठोस को गर्म करने पर ये इतनी ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं जो इनकी ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस को कराने के लिए पर्याप्त होती है। इसके कारण ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शीघ्रता से अधिक हो जाती है, तेजी से बढ़ती है और ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। मतलब ठोस द्रव में नहीं चेंज होते हैं, डायरेक्ट किस में आते हैं? गैस में आ जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी मेथड क्या है? मेथड के लिए बच्चों मैंने चलो इसको एक बार रीड करते हैं। अशुद्ध पदार्थ को चीनी मिट्टी की प्याली में, एक प्याली होती है चीनी मिट्टी की, उसमें अशुद्ध पदार्थ को लेते हैं। यहाँ मैंने यहाँ से लेकर के ये चीनी मिट्टी की प्याली बना रखी है, जिसमें ये अशुद्ध पदार्थ के टुकड़े रखे हुए हैं। अशुद्ध पदार्थ को चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर उस पर एक छिद्र युक्त फिल्टर पत्र रखते हैं। मैंने ये देखिए ये जो डायग्राम बनाया है, ये छिद्र युक्त फिल्टर है। इसमें मैंने ये इस तरह का बनाया हुआ है, लाइन बनाई हुई है, तो ये छिद्र युक्त फिल्टर को नोट कर रहा है। यानी कि चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर छिद्र युक्त फिल्टर पत्र रख देते हैं। उसके ऊपर एक उल्टा फनल रखते हैं। ये मैंने एक फनल रखा हुआ है, उल्टा फनल है ये, जिसे बाहर से नम कपड़े या फिल्टर पत्र द्वारा ठंडा रखते हैं। ये बाहर से ये जो आकार मैंने बनाया है, लाइन से दोनों तरफ बनाया है, ये नम फिल्टर पत्र या गीले कपड़े की परत है, उसको ये डिनोट कर रहा है ताकि टेम्परेचर इसका कम बना रहे। किसका? फनल का। प्याली को बालू उष्मक पर रखकर धीमी आंच पर गर्म करते हैं। ये जो प्याली है, जिसमें जो चीनी मिट्टी की प्याली है जिसमें अशुद्ध पदार्थ लिया हुआ है, इसको ये एक उष्मक है जिसमें बालू भरी हुई है।
बच्चों इसको समझने के लिए सबसे व्यवहारिक एग्जाम्पल है, जब आप कोई अनाज भुनाने जाते हैं, चना या मक्का भुनाने जाते हैं, जो भूनने वाला होता है, जो अपना भट्टी बनाता है, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में भारा कहते हैं, उसमें वो भूनता है, लाही चना भूनता है, मक्का भूनता है। तो आपने देखा होगा उसमें एक कढ़ाई का यूज करता है, भट्टी जो होती है उसमें कढ़ाई रखे हुए होता है और उसमें वो बालू रखे होता है, उसमें बालू होती है। जब वो बालू गर्म होती है उसमें अनाज को डालता है वो और फिर चलाता है, एक चलाने वाला उसके पास उपकरण होता है, तो अनाज धीरे धीरे पक जाता है। तो वही जो कढ़ाई जिसमें वो बालू रखे होता है, उसी को बच्चों बिल्कुल उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी एक कढ़ाई होती है जिसमें बालू होती है, इसको हम बालू ऊष्मक के नाम से जानते हैं। बच्चों केमिस्ट्री की लैब में दो तरह के ऊष्मक यूज में आते हैं, एक बालू ऊष्मक होता है, एक जल ऊष्मक होता है। जब जल ऊष्मक के रूप में इसको यूज करते हैं तो बालू को हटाकर यहाँ पानी भर देते हैं और ये जल ऊष्मक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बालू ऊष्मक है, क्या है? बालू ऊष्मक। ये कढ़ाई है, इसमें बालू भरी हुई है, इसको बालू ऊष्मक के नाम से जानते हैं। और इसको स्टैंड पर रख देते हैं और नीचे से ये बच्चों मैंने एक बर्नर बना रखा है, बर्नर जलाते हैं। दोनों तरह के बच्चों बर्नर होते हैं, गैसियस और स्प्रिट लैम्प जिसको बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में गैसियस बर्नर ही यूज होते हैं। गैसियस बर्नर का ही लेबोरेटरी में यूज किया जाता है और इसको धीमी आंच में धीरे धीरे इसको जो अशुद्ध पदार्थ जो चीनी मिट्टी की प्याली में लिया हुआ है, इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है, धीमी आंच में गर्म करते हैं। इसमें मैंने लिख रखा है प्याली बालू ऊष्मक पर रखकर धीमी आंच पर गर्म करते हैं, जिससे बच्चों क्या होता है, जिससे ये जो ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है ये क्या करता है, ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ वाष्प के रूप में उठता है, इसकी वाष्प बनती है और वाष्प के रूप में उठता है। और ये जो छिद्र युक्त फिल्टर पत्र है, इसके छिद्रों से ये वाष्प ऊपर जाती है, ऊपर जो मैंने फनल लगा रखी है, इसके बाहर गीला कपड़ा या नम फिल्टर पत्र है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन है। और इसके ऊपर फनल की जो मुख होता है, इसके मुख पर रुई प्लग लगा दिया जाता है, जिससे कि वाष्प बाहर ना निकल पाए। वाष्प ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के फनल की दीवारों से टकराएगी। अब चूंकि फनल की दीवारों की बाहरी सतह का टेम्परेचर कम है, चूंकि उस पर नम कपड़ा या नम फिल्टर पत्र लगा हुआ है, तो ये वाष्प जब दीवारों से टकराएगी फनल की दीवारों से, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और चूंकि ये ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ की वाष्प है, तो ये द्रव में ना बदल करके सीधे ठोस में बदल जाएगी और ये ठोस क्रिस्टलों के रूप में फनल की अंदर की दीवारों पर जमा होने लगता है। यही मैंने यहाँ लिखा है। और ठंडा होकर फनल की भीतरी दीवारों पर शुद्ध क्रिस्टलों के रूप में जम जाता है, जिसे पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और इस तरह से ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ जो है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आपको माइंड में बात अपने रखनी है कि जो ठोस है वो गर्म किया जाएगा तो सीधे वाष्प में बदलेगा और वाष्प का जब टेम्परेचर कम होगा तो वो सीधे ठोस में बदलेगी। द्रव अवस्था का यहाँ कोई काम नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये ऊर्ध्वपातन जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है और कार्बनिक ठोसों का शोधन भी कंप्लीट होता है। कार्बनिक ठोसों के शोधन में ये 3 मेथड थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करते हुए इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करें बच्चों। ठीक बच्चों, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये कार्बनिक यौगिकों का जो शोधन है ये 2 पार्ट में आपके सामने आएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में मैं कार्बनिक द्रवों का शोधन आपको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको केमिस्ट्री मेरी समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। थैंक यू सो मच।